रुक जाएं फायजा चाची, 1 मिनट रुक जाएं प्लीज। मीर सब्तीन बुलंद आवाज में धाड़ा। जरताज से शादी मैं करूंगा। मीर सब्तीन मुस्तहकिम लहजे में बोला। फायजा बेगम के हाथ जहां के तहां रह गए। फायजा बेगम और जरताज के वालिदैन खुले मुंह से मीर सब्तीन को देख रहे थे। मीर गजनफर 2 कदम चलकर सब्तीन के नजदीक पहुंचे और उसके कांधे पर हाथ रख दिया। ये फायजा बेगम को जताने का वाज़ेह इशारा था कि उन्हें मीर सब्तीन के फैसले से कोई इख्तलाफ नहीं है। मेरे ख़ानदान के फ़र्द ने इस मासूम की ज़िंदगी बर्बाद की है। वो एक बेहोश इंसान है जिसने नहायत सफाकी और बेरहमी से किसी गुनाहगार के गुनाह का बदला एक बेकस और मजबूर से लिया है। मगर मुझ में इतनी इंसानियत बाकी है कि मैं किसी मासूम को जिंदा दरगोर होने से बचा सकूं। उसने फायजा बेगम के फक चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए कहा। मीर सब्तीन बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे इसके फैसले पर फख्र है। मीर गजनफर ने उसके फैसले को सराहते हुए उसका कांधा थपका। मीर सब्तीन, बच्चों जैसी बातें मत करो, जज्बात में आकर कोई गलत कदम मत उठा लेना। मैं तुम्हारी माँ की जगह हूं, तुम्हें अपनी जिंदगी खराब करने नहीं दूंगी। इन जैसों का तो ये पेशा है, खुद ही अपनी बेटियों के जरिए दौलतमंद लड़कों को वर्गलाते हैं, और जब ये लोग अपनी साजिश में कामयाब हो जाते हैं तो जबरदस्ती उन्हें हमारे साथ थोप देते हैं। फायजा बेगम शौक से बाहर निकलते ही हकारत से इन दोनों मियाँ बीवी की तरफ देखते हुए बोली। फायजा, अपनी हद में रहो, तुम्हें कोई हक नहीं है किसी के किरदार पर उंगली उठाने का। बेटे की मोहब्बत में तुम अंधी हो चुकी हो, तुमने सही गलत का फर्क भी मिटा दिया है। मीर गजनफर ने उन्हें बुरी तरह झिड़का। फायजा चाची, मैं आपकी तरह बेहस नहीं हूं कि आंखों देखा झुटला दूं। आप सिर्फ अपने बेटे के करतूतों पर पर्दा डालने के लिए इन शरीफों की इज्जत पर कीचड़ उछाल रही हैं। उस लड़की की हालत मीर सजावल की दरिंदगी का मुंह बोलता सबूत है। मीर सब्तीन की आवाज बावजूद जब्त के भी बुलंद हो गई थी। ठीक है, तुम्हें इस गलाजत के ढेर को अपनाना है तो शौक से अपनाओ, मगर इन बदजातों से कह दो मेरे बेटे को बदनाम न करें। दोबारा मीर साईं का नाम अपनी गंदी जुबान पर न लाएं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फायजा बेगम ने अपनी सबकी होते देखी तो तिल मिलाकर फिंकारी। उनके लिए तो यही बहुत था कि जरताज नाम की बला खुद ब खुद ही उनके बेटे के सर से टल गई थी, वरना आने वाला वक्त उनकी शानो अजमत पर घड़ों पानी डाल देता जब वो जरताज को अपने हाथों से ब्याह कर इस हवेली में लेकर आती। उन्होंने मन ही मन खुश होते हुए इन सब की तजलील करना फिर भी जरूरी समझा। जो नाम खुद अपनी किस्मत में बदनामी और रसवाई लिखवा चुके हों, जिल्लत भी खुद ही उन तक पहुंचने का रास्ता बना लेती है। मीर सब्तीन बर्जिस्ता बोला, बाबा आप सरताज को लेकर मेरे साथ आएं, उन्हें हॉस्पिटलाइज करवाने की जरूरत है। उसने सरताज के बेहोश वजूद पर एक नजर डाली और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। हाँ, फायजा बेगम नखुवत से सर झटक कर वापस पलट गई। उसका मोबाइल पिछले कई घंटों से मुसलसल बज रहा था, मगर हर बार वो स्क्रीन पर जगमगाता नाम देखकर अजियत से इग्नोर कर रही थी। मखतूम शाह की कॉल्स का सिलसिला रात से जारी था। रानिया ने करवट बदल कर कुर्ब से आंखें मीच ली। मौजम शाह ने उसे किडनैप करके अपनी ही नजरों में गिरा दिया था। उसका अपने घर वालों से भी नजर मिलाना दुश्वार हो गया था। कुजा के वो मखतूम शाह का सामना कैसे करती जो उसके गुनाहगार का सगा भाई है। वो सबसे कट गई थी। उसे अपना वजूद बेमानी लग रहा था। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थीं। मीर गजनफर, मीर सब्तीन और मीर हुनैन गर्ज के सबने ही उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी कि इस सब में उसका कोई कसूर नहीं है, वो साजिश का निशाना बनी है। मगर रानिया के अंदर कोई मुस्बत सोच पैदा नहीं हो सकी थी, हत्ता कि वो नगीन से भी खिंच गई थी। मान उसने मोबाइल हाथ में लिया तो उसकी नज़र व्हाट्सएप मैसेज के नोटिफिकेशन पर पड़ी, जहां मखतूम शाह के ढेरों मैसेजेस में से एक मैसेज ये भी था कि रानिया तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। मेरे भाई ने तुम्हारे वकार को ठेस पहुंचाई है, मगर पूरी दुनिया के सामने मैं उसका मुदावा करूंगा। रानिया ने अपने आंसू पहुंचकर जैसे मखतूम शाह की इस बात पर खुद को कदरे पुरसकून महसूस किया, मगर इन दोनों के रिश्ते को इस वाक़े की तपश बुरी तरह झुलसा गई थी। चाह कर भी वो खुद को मखतूम शाह से बात करने के लिए राजी नहीं कर पाई थी। उसने आस्तगी से मोबाइल वापस रख दिया। हल्के से शोर की आवाज पर शाह की आंख खुली। उसने करवट बदलकर देखा, अरूश बेड पर मौजूद नहीं थी। वो फौरन उठकर बैठ गया।
तभी अरूज टॉवल से मुंह पोंछते हुए हाल से बेहाल वॉशरूम से बरामद हुई। उसकी रंगत जर्द पड़ रही थी। मुतली और उल्टियों ने उसका जीना महाल कर दिया था। इस वजह से अरूज का कुछ भी खाने पीने का दिल नहीं करता था, जिसकी बदौलत वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी और इस वक्त तो उस पर शदीद नकाहत तारी थी। शाह बेड से उतरकर लंबे लंबे डग भरता उस तक पहुंचा। अरूज, तुम ठीक हो ना? डॉक्टर को बुलाऊं? वो अरूज की अर्क आलूद पेशानी से बाल समेटते हुए बेकरारी से बोला। अरूज ने गर्दन नफी में दाएं बाएं हिलाकर मना किया। शाह उसे कांधों से थामकर बेड तक ले आया, फिर एहतियात से लिटाकर उसके पास ही बैठ गया। उसे अरूज की हालत पर बेचैनी हो रही थी। अरूज का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर अपने पिछले रवैयों पर अफसोस हुआ। ज्यादा तबीयत खराब हो रही है तो मैं डॉक्टर को बुलवा लाता हूँ या तुम्हें शहर ले चलता हूँ। वो अरूज के जर्द चेहरे पर अपनी बेकरार निगाहें जमाते हुए बोला। नहीं, मैं अब ठीक हूँ, आप परेशान मत हो, ये तो रोज का मामूल है। आज आप जल्दी घर आ गए हैं इसलिए आपको महसूस हो रहा है। अरूज ने शाह की बेतोजी दबे लफ्जों में जता दी। शाह बिना कुछ कहे वहां से उठ गया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। या अल्लाह, ये मेरी जुबान को क्या हो गया? एकदम ही फिसल जाती है। अब पता नहीं ये शख्स मेरे साथ क्या करेगा। अल्लाह प्लीज मुझे बचा लें। अरूज को वसवसों ने घेर लिया था। तभी शाह हाथ में छोटी सी ट्रे थामे कमरे में दाखिल हुआ। तुम उठ क्यों गई? लेटी रहती, मैं तुम्हारे लिए जूस लेने गया था, ये पी लो, इससे तुम्हारी तबीयत कुछ संभल जाएगी। वो जूस का ग्लास अरूज के लबों से लगाते हुए कह रहा था। शाह के इस अनोखे रूप और इतनी लगावट पर अरूज की आंखें फैल गईं। उसने चंद घूंट भरकर ग्लास हटा दिया। बस मुझसे नहीं पिया जा रहा, प्लीज अब और नहीं, मैं बाद में पी लूंगी। हरगिज नहीं, पूरा ग्लास खत्म करो। शाह ने आंखें दिखाईं। अरूज ने बेदिली से जूस पीकर गिलास उसे थमाया, मगर थोड़ी देर पहले वाली निकाहत और घबराहट का शायबा भी उसके चेहरे पर नहीं था। शायद ये शाह के बदले हुए लहजे का कमाल था, क्योंकि अरूज को ऐसी हालत में शाह की तवज्जो और मोहब्बत की अशद जरूरत थी, जिसे पाते ही वो पुरसकून हो गई थी। ऐसे क्या देख रही हो? शाह ने उसे टिकटिकी बांधे देखकर टोका। अरूज ने जल्दी से नजरों का जाविया बदल दिया। अरूज, मुझे बेटी चाहिए। मेरी कोई बहन नहीं थी और इस कमी को मैंने बहुत शिद्दत से महसूस किया है। शाह उसका सर सहला रहा था। लेकिन मुझे बेटियां पसंद नहीं हैं, वो बर्जस्ता बोली। क्यों? शाह ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। बेटियां बहुत तंग करती हैं, उनके नखरे भी बहुत होते हैं, अरूज सोचते हुए बोली। शाह का कह कहा बेसाख्ता था। मैं अपनी बेटी के नखरे खुद उठा लूंगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर होगी। शाह ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बर्जस्ता कहा। आपसे बीवी के नखरे तो उठाए नहीं जाते, बेटी के नखरे कैसे उठाएंगे? तुम तो बहुत नाशुक्री हो। अभी थोड़ी देर पहले जो मैं खुद किचन में जाकर तुम्हारे लिए जूस लेकर आया, वो क्या था? वो तो आपका फर्ज था, और ये सब आपने मेरे लिए नहीं अपनी बेटी के लिए किया है, क्योंकि आपको अभी से उसकी फिक्र हो रही है। अरूज ने साफ गोई से कहते हुए हिसाब बेबाक किया। सुनो, अगर मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होती ना, तो मुझे इस बच्चे की भी कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा अहम हो। तुम्हारी वजह से उसे भी अहमियत दे रहा हूँ। शाह यकदम उसका हाथ सख्ती से दबाकर सर्द लहजे में बोला। अरूज ने उसके बदलते तेवर भांप लिए थे, इसीलिए चुप रहने में आफियत जानी। शाह ने हस्बे आदत चंद लम्हे उसे कड़े तेवरों से घूरने के बाद उसकी कमर के गिर्द बाजू हमायल किया और खुद से बेहद नजदीक कर लिया। अरूज आंखें मीचे होले से बड़बड़ाई थी। मगरूर शाह। क्या कहा? फिर से बोलो। शाह ने सुन लिया था, मगर फिर से सुनना चाहता था। अरूज ने खौफजदा होकर सांस खींच ली। बोलो ना। शाह ने उसे हल्का सा झटका दिया। मगरूर शाह। वो मिनमिनाई। मगरूर शाह? शाह ने जेरे लब दोहराया। होंठों पर मध्यम सी दिलकश मुस्कुराहट दौड़ गई। अब तुम मेरी नरमी का इस तरह नाजायज फायदा उठाओगी, मेरे ऐसे नाम रखोगी? शाह ने उसके बाल मुट्ठी में भरकर धीरे से खींचे। हाँ, वो हुनकारा भरकर बेसाख्ता खिलखिलाई। मेरे सामने गुस्ताखी करने वालों को मैं बहुत सख्त सजा देता हूँ, वो कहते हुए अरूज के चेहरे पर झुक गया। मीर सजावल आदि रात गुजर जाने के बाद बिखरा हुआ सा घर पहुंचा था। आंखों में फैलती सुर्खी सिर्फ रात जगह की ही नहीं थी, बल्कि उनमें मलाल की भी आमेजिश थी। अपनी बरसों पुरानी मोहब्बत के लुट जाने का मलाल, अपने महबूब को सारी दुनिया के सामने दानिस्ता रुसवा करने का मलाल,
और ना जाने क्या कुछ था उसकी दिलकश सुर्ख डोरों से सजी आंखों में, जिसने उसकी रोशनी आंखों से फूटती रोशनी को मद्धम कर दिया था। पूरी रात उसने सड़कों पर बेमकसद गाड़ी दौड़ाई थी। जरताज का चेहरा एक पल के लिए भी उसके तसव्वुर से महव नहीं हो रहा था। काफी देर तक वो हवेली से कुछ फासले पर गाड़ी रोके ड्राइविंग सीट की पुश्त से सर टिकाए बैठा रहा था। सोच सोच कर उसकी जहनी हालत अबतर हो रही थी। आंखों में बार बार नमी उतर रही थी, मगर उसकी जिद और अना ने एक बार भी पछतावे को उसके दिल में घर नहीं करने दिया था। उसने घंटों वहां बैठकर स्मोकिंग करने के बाद बेदिली से गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी का रुख हवेली की जानिब मोड़ दिया। मीर ने हवेली के ड्राइव वे पर पहुंचकर गाड़ी पार करने की भी जहमत नहीं की थी। दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। मुलाजिम ने दौड़कर ड्राइविंग सीट संभाल ली। मीर सजावल, अब तक तुम कहाँ थे? इतनी रात को तुम्हारा घर से बाहर रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जानते भी हो हर वक्त हमारे दुश्मन घात लगाए बैठे होते हैं, फिर भी तुम जरा सी एहतियात नहीं करते। मीर जाफर ने उसके लॉन्ज में कदम रखते ही सरजनिश की। इधर आओ, मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। मीर जाफर अली लॉन्ज में ही बैठे हुए थे। वो सुस्त कदमों से चलता हुआ मीर जाफर के ऐन सामने वाले सोफे पर सर झुकाकर बैठ गया। गांव में जो खबर फैली हुई है, क्या वो सच है? मीर जाफर ने बगैर कोई तहमीद बांधे इस्तफसार किया। मीर सजावल ने नजर उठाकर उन्हें देखा, मगर मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। मीर साईं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जवाब दो। इस लड़की को अगवा तुमने किया था? जी, उसने मुख्तसरन कहा। क्यों? मीर जाफर गुस्सा दबाए बमुश्किल बोले। ये आप कह रहे हैं? इतने अनजान क्यों बन रहे हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं मैंने ऐसा क्यों किया। वो नजरों का रुख फेरे कदरे नाराजगी से गंभीर आवाज में गोया हुआ। हाँ जानता हूँ, उसने रानिया को अगवा किया था, मगर इस बात का बदला हम किसी और तरीके से भी ले सकते थे। लेकिन तुमने जज्बातियत और जल्दबाजी में खुद को सारे जमाने में बदनाम करवा लिया है। मीर जाफर सख्त खफा हो रहे थे। खून का बदला खून और इज्जत का बदला इज्जत। उसने हमारी इज्जत पर हाथ डाला था, मैंने उसकी इज्जत को तार तार कर दिया, हिसाब बराबर हो गया। वो सर फिरे लहजे में बोला। ये बात कहते हुए उसके अपने दिल के कितने टुकड़े हुए थे, वो अजियत उसकी आंखों में नुमाया थी। ठीक है, जो तुम्हें बेहतर लगा वो तुमने किया, मगर अब जानते हो मीर सबतीन क्या करने वाला है? मीर जाफर ने नागवारी से कहते हुए बेटे को आगाह करना चाहा। अब वो क्या करने वाला है? मीर ने दोनों हाथों की उंगलियां सर में चलाते हुए बेजारी से सवाल के बदले सवाल किया। तुमने जिस लड़की के जरिए मौजम शाह से बदला लिया है, मीर सबतीन ने उसे अपना कर इज्जत देने का बेड़ा उठाया है। वो शहर से आया तो उस लड़की के माँ बाप हवेली में तमाशा लगाए खड़े थे। मीर जाफर तनफ्फुर से बोले। मीर जाफर के इंकिशाफ पर मीर सजावल के चेहरे का रंग उड़ गया। दीवारें उसके सर पर आ रही थीं। उसने इतनी सख्ती से निचला लब दांतों तले दबाया कि खून छलक पड़ा। ये नामुमकिन है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मीर सबतीन होता कौन है उसे अपनाने वाला? कम से कम मेरी जिंदगी में तो ऐसा नहीं हो सकता। वो एक झटके से खड़ा हो गया। उसका बस नहीं चल रहा था खुद को गोली मार ले या पूरे सनपुरा को आग लगा दे। मीर सजावल, होश से काम लो। अब तुम्हें इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, पहले ही सब कुछ तहस नहस कर चुके हो। मौजम शाह अलग तुम्हारे खून का प्यासा हो रहा होगा। करने दो मीर सबतीन को जो करता है, हमारा उसके फैसले से कोई लेना देना नहीं है। वो जल्दबाजी में उसे आगाह तो कर गए, मगर उसके तेवर देखकर फौरन ही उसे ठंडा करने की कोशिश की। मीर सजावल, तुम मेरी जान हो, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी जिंदगी ही मेरी सांसों की जमानत है। यार, तुम मेरी इकलौती औलाद हो, मकसद हयात हो। जो होना था हो चुका, मिट्टी डालो सब पर, सब कुछ भूल जाओ। जवानी में इतना जोश तो आ ही जाता है। खैर, मैं तुम्हारी इंग्लैंड की टिकट्स कंफर्म करवा रहा हूँ, तुम तैयारी कर लो। फिलहाल तुम कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर चले जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मीर जाफर उसकी कैफियत से बेखबर उसे मुफीद मशवरा दे रहे थे। मीर सजावल ने एक जख्मी नजर उन पर डाली और उनका हाथ झटकते हुए तेजी से सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। वो आंधी तूफान की तरह सीढ़ियां फलांगता हुआ मीर सबतीन के कमरे का दरवाजा धड़धड़ा रहा था। मीर सबतीन बुरी तरह दरवाजा पिटने की आवाज पर हड़बड़ा कर उठ बैठा। पलकें झपक झपक कर उसने सूरत हाल समझने की कोशिश की, फिर तेजी से बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ा
اور لاک گھما کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے میر سجاول جارحانہ تیور لیے خون آشام نظروں سے میر سبتین کو گھور رہا تھا۔